चाहिए मेरी देसी लुक पे मरोड़ मरोड़ में गणेश आ रही है मेरे भाई। बावली मर्दा तेरा रंग सांवला जान पैकरा सारी निकला तू बावली चाहिए मेरी देसी। सच बताऊं तो मुझे मजा नहीं आता है। मुझे मजा तो अपने एजुकेशन वीडियो बनाने में आता है। पैसे भी वहीं ज्यादा मिलते हैं, स्पॉन्सर्स भी वहीं ज्यादा आते हैं। इससे जो कंट्रोवर्सी वो भी नहीं होती। तो मेरी रेपुटेशन के लिए, पैसों के लिए, हर चीज के लिए, अगर कोई पार्टी मुझे पैसे दे रही होती, अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है, मुझे अवार्ड भी मिलता, मेरी स्टेज पर तारीफ भी होती। मेरे लिए तो बहुत ही आसान ऑप्शन है वो करना। लेकिन मैंने ये देखा कि हमारा देश इस हालत में गिरते जा रहा है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है। कोई वॉर नहीं करने भी यही चीज कही थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की गई उनसे खुद ही सुन लो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई काम नहीं कर रही है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है। लेकिन आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इनके बिकाऊ एंकरों ने बार बार क्या झूठ चलाया। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 घंटे के लिए वॉर रुकी थी। राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए। और अमित शाह के अनुसार तो ये वॉर 3 दिन के लिए रुक गई थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर कोई एक्चुअल स्टूडेंट मीडिया वालों के सामने आकर सच बोलने की कोशिश भी करता तो मीडिया वाले कैमरा नीचे कर देते। कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में है। अगले साल देखना है थोड़े से और पैसे ठूस कर इस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनवा देंगे कि कैसे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लो। थोड़ी सी भी फिक्र है ना देश की, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। जो हो रहा है देश में आज के दिन, जब मैंने देखा कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और देश इतने संकट में है, मैंने सोचा अगर अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा इसके बारे में। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं सबको जेल में डाला जा चुका है बिना किसी कन्विक्शन के। तो नॉर्थ इंडिया की जो 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्हीं को ही आप कैंपेन नहीं करने दोगे तो किस बात की इलेक्शन हो रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ही नहीं, और अगर फ्री और फेयर इलेक्शन ही नहीं है तो किस बात की डेमोक्रेसी। आपकी तार आम आदमी पार्टी से जुड़े नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं। अगर मुझे सही में पार्टी से पैसे लेने होते तो मैं बीजेपी के पास जाता सबसे पहले। सबसे ज्यादा पैसे उन्हीं के पास है। कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। चलिए ठीक है, आप ही बता दो कि संविधान के साथ ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये डिक्टेटरशिप। इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप है, जो भी नई सरकार आएगी हमें, हमारा काम तब से शुरू होगा, आपका और मेरा। हमें उन पर प्रेशर बनाना होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कानून पास किए जाएं जिससे कि इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंस वापस आ सके और आज के बाद देश कभी भी इस हालत में वापस ना गिर सके। कैसे इलेक्शन कमीशन को फ्री करना है, कैसे सीबीआई को आजादी देनी है, कैसे ईडी को आजाद करना है सरकार के हाथों से। ये सारे कानून बिल पास करने के लिए हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, जो भी नई सरकार बनेगी उस पर। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को भी देख लीजिए, ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि है। अच्छा है। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाईकोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल किया। सऊदीया के लॉयर ने यही जानते हो, जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने एक बड़ी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया था अपने देशवासियों को ब्रेन वॉश करने के लिए। इस टेक्निक का नाम है बिग लाई, यानी कि एक बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि सुनने वाले को वहां पर लगे कि यार इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है, इस बात में कुछ तो सच्चाई हो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांटना चाहती है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे। इनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति
पहला अधिकार मुसलमानों का। कि इतना बड़ा झूठ है कि सुनने वाले को लगेगा कि यार ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। लेकिन नहीं, ये बात पूरी तरीके से झूठ है और ये एक तकनीक है आपको ब्रेन वॉश करने की। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उनकी वेबसाइट पर पब्लिकली मौजूद है, आप खुद भी जाकर पढ़ सकते हो। इसमें हिंदू और मुसलमान शब्दों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया हुआ। इस पूरी पीडीएफ फाइल पर आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन शब्द को भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उल्टा बात करी गई है अमीर गरीब के बीच फासले को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर। पेज नंबर 29 पर लिखा है कांग्रेस का आर्थिक विकास मॉडल बेरोजगारी और महंगाई की चुनौतियों को ध्यान में रखकर होगा। पेज नंबर 31 पर लिखा है मिडिल क्लास लोगों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। पेज नंबर 30 पर लिखा है 30 लाख से ज्यादा जॉब वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। और पेज नंबर 28 पर लिखा है कि छोटे बिजनेसेस की मदद करी जाएगी, देश की सारी संपत्ति अरबपतियों के हाथों में नहीं बेची जाएगी। तो देखिए, बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिताते हैं। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार अगेन 5000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। ये मान चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगे। इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। यूट्यूब रिपोर्टर प्रवीण गौतम ने ग्राउंड पर जाकर जब एक अंकल से बात करी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बनियान पहननी छोड़ दी। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। तो किसी ने बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच, और ना अंधभक्त और लिबरल के बीच। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कोई सुधार नहीं आएगा। हमें यह समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। कुछ ही दिन पहले की खबर है दोस्तों, लेकिन बहुत शॉकिंग है। सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ इंडियन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया। एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसाले जिन्हें हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भारी मात्रा पाई गई इथाइलिन ऑक्साइड की। ये एक पेस्टिसाइड है और ग्रेड 1 कार्सिनोजन है, यानी कि इससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है, और इस खबर के बावजूद हमारी सरकार ने देश की जनता को कोई चेतावनी नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान के नाम पर वहां लोगों को भड़काने में बिजी है। यही नहीं, हमारी अथॉरिटीज ने पूरा 20 दिन का समय मांगा अपनी खुद की जांच करने के लिए। मतलब वहां ईडी का डंडा दिखाकर चंदा इकट्ठा करने की बात हो तो 5 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन यहाँ करोड़ों लोगों की हेल्थ की बात है तो इन्हें 20 दिन चाहिए। अगर ये खबर सुनकर आपको घबराहट होती है तो इस खबर को भी देखो जरा। पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को फ्लैग किया है। एक्जैक्टली 525 प्रोडक्ट्स, और इनमें भी इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया। वही सेम केमिकल्स, ये नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। इलेक्शंस के पहले फेज में बीजेपी के लिए चिंताजनक साइंस देखे गए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी इतना बौखला गए कि राजस्थान के चुनावी भाषण में खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने लगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। यही झूठ व्हाट्सएप पर भी बहुत फैलाया जाता है दोस्तों, कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते थे। जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था अपने भाषण में? उन्होंने अपनी सरकार की प्रायोरिटीज बताई थी, खेती, सिंचाई, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बताए थे दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और माइनॉरिटीज की हालत सुधारने के लिए, औरतों और बच्चों के लिए। इन्होंने कहा था दलितों और आदिवासियों के लिए जो प्लान्स हैं उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। ऐसे इनोवेटिव प्लान्स बनाने होंगे कि माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को एम्पावर किया जा सके ताकि वो भी विकास के भागीदार हो सके। इनका यानी इन प्रोग्राम्स का, इन प्रायोरिटीज का संसाधनों पर पहला हक है। डेटा से बात साफ है दोस्तों कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम और औरतें, जिन सेक्शंस का मनमोहन सिंह ने जिक्र किया था, वो सब शिक्षा और रोजगार के मामले में पीछे रहे हैं। अगर उनको साथ में लाने को उन्होंने सरकार की प्रायोरिटी बताया तो कौन सा गुनाह कर दिया? किसानों की बात करी, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रायोरिटी बताया तो क्या गलत की? मनमोहन सिंह ने यहाँ पर बात करी थी असल में सबका साथ सबका विकास की। क्या ये सरकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? आप ही बताओ दोस्तों, क्या सरकार का काम सिर्फ अपने बिलियनर मित्रों की तिजोरी भरना होना चाहिए?